दोबारा। हाँ हो गया लाइव। हाँ चलिए अब चलने लगा है। हाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, चलने लगा है, अब बफरिंग उपरिंग नहीं कर रहा है, देख लीजिए सब चीज। चलिए तो आपको पढ़ा रहे थे संवैधानिक, गैर संवैधानिक और सांविधिक संस्था। इसमें हम आपको सबसे पहले पढ़ाना प्रारंभ किए थे भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कुछ चीज जो है पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, और जहां तक हम आपको बताए हुए हैं वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा कॉपी दीजिएगा, तो देखते हैं क्या बताए हैं। जो बताए हैं एक बार आप जवाब दे दीजिए ताकि थोड़ा सा पता चल सके कि आप पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं। बताइएगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कौन अनुच्छेद के तहत गठित हुआ है? 324। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ कब है? 25 जनवरी 1900। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25। अच्छा एक बात बताइएगा, जो भारत का चुनाव आयोग है क्या वह पंचायती राज और नगर पालिका का चुनाव करवाता है? नहीं ना करवाता है। पंचायती राज और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 243 के। भारत में चुनाव दो प्रकार से होता है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, तो अब एक बात बताइएगा आप हमको कि जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है वह किस पद्धति के तहत? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। और जो राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगर प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल के समाप्ति के बाद जो चुनाव होता है उस चुनाव को क्या कहते हैं? आम चुनाव कहते हैं। अगर आम चुनाव कहते हैं। अगर कार्यकाल की समाप्ति के पहले अगर लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है तो उसे क्या कहते हैं? मध्यावधि चुनाव। चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल, क्षेत्रीय दल का दर्जा देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, मतगणना करवाना, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करवाना किसका काम? चुनाव आयोग। ठीक है, तो यहां तक जो है हम आपको करवाए हुए थे। ठीक है, अब यहां से आगे हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू होते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए, अब इलेक्शन कमीशन से संबंधित जो अन्य प्रावधान है, सबसे बड़ा काम है चुनाव करवाना उसका। इस बात को तो स्पष्ट कर दिए हैं, चुनाव के प्रकार और कौन सा चुनाव किस पद्धति के तहत होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब पहली बार आपको 1951-52 में चुनाव करवाया था, तो यह चुनाव यहां पर 1951-52 ईस्वी में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव, देश में लोकसभा और सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। मतलब शुरुआती दौर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है आपको एक साथ हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में जो है अलग अलग होता है। आज के डेट में अलग अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है और राज्यसभा का चुनाव अलग होता है। राज्यसभा का चुनाव अलग होता है। तो जब पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय
हमारे देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या 14 हुआ करती थी। उस समय हमारे देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या 14 हुआ करती थी और राष्ट्रीय दलों की संख्या में कभी कमी आती है, कभी इजाफा होता है, कभी 14 से 10 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है, 7 हो जाता है, कभी 7 से 10 हो जाता है। तो इसमें जो है आपको डिफरेंस आते रहता है। तो इसलिए यहां पर एक बात यह याद रखना आवश्यक है कि पहली बार जब चुनाव हुए थे तो उस समय राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो 1951-52 के समय तो 14 था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या है आपको 8। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या है 8। वर्तमान में जो 8 दल है जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है, उसमें एक आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसको कांग्रेस भी हम लोग कह सकते हैं। दूसरा आपको भारतीय जनता पार्टी है जिसको भाजपा हम लोग कह सकते हैं। तीसरा आपको बहुजन समाजवादी पार्टी है जिसको बसपा हम लोग कह सकते हैं। चौथा आपको तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है। पांचवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, मतलब एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। छठा नेशनल पीपुल्स पार्टी है। सातवां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और आठवां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसको सीपीएम कहते हैं। यही 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो है भारत के भीतर है। इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में जो भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है वह आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इन पार्टी में सबसे पहले स्थापना कांग्रेस की हुई है। हम लोग भारत के इतिहास में जो स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ते हैं, हम लोग भारत के इतिहास में जो स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ते हैं, उस स्वतंत्रता आंदोलन में यही कांग्रेस भाग लिया था। कभी गांधी जी भी इस कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, सरदार पटेल भी इस कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। फिर आपको बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। आपको देश के भीतर स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था, उस मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री हुआ करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुआ करते थे। और 1951 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के साथ समझौता किया, जिसे नेहरू लियाकत समझौता कहा जाता है। नेहरू लियाकत समझौता के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू से नाराज हो गए और नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। वही भारतीय जनसंघ 1980 ईस्वी में भाजपा के तौर पर स्थापित हुआ। वही भारतीय जनसंघ जो है 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित हुआ। तो जो भाजपा है इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई और इसकी स्थापना
का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे भाजपाई नेताओं को जाता है। और एक समय ऐसा था कि भाजपा को कोई सीट नहीं आता था, 2 सीट आता था, 8 सीट आता था। एक लोकसभा, एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जब लोकसभा में भाषण दे रहे थे, 1996 की बात है, 1996 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे देश के। मात्र 13 दिन में उनकी सरकार चली गई और जो भाषण दे रहे थे उस भाषण के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात का जिक्र किया था। और उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, गिरने वाली थी, तो सभी लोग अटल बिहारी वाजपेयी का मजाक उड़ा रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषण के दौरान बोले थे कि एक समय ऐसा आएगा कि जो लोग अभी हम पर हंस रहे हैं, उन लोगों की सत्ता को दबा दी जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कि पूरे भारत में भगवा लहराएगा, मतलब पूरे भारत में बीजेपी का शासन होगा। और हुआ भी ऐसा। अभी आप लगभग पूरे भारत में लगभग बीजेपी का ही शासन देख सकते हैं, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, कुछ एक्का दुक्का राज्य को छोड़कर, जैसे राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, इन राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में जो है आपको भाजपा की ही सरकार देखने को मिल जाएगी। तो कभी भी आप जब किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि आप यहां पढ़ने आए, हम आपको कोई सेट बनाने के लिए दिए, तो हो सकता है आपको 50 में से 2 ही सही हो, तो घबराना नहीं है। 50 में से अगर आपका 2 ही सही हुआ तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने दिमाग में यह बैठा लेना है कि हमको एक दिन 50 में 45 लाना है और फिर मेहनत में लग जाना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हमको लगता है कि आप बेहतर बन जाएंगे। इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी है। एक बहुत बड़े अंबेडकरवादी नेता हुआ करते थे, उनका नाम था काशीराम। काशीराम के द्वारा ही बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई और वही बहुजन समाजवादी पार्टी को मायावती संभाल रही है। मायावती संभाल रही है और भ्रष्ट महिला है, करप्ट महिला है, करप्ट महिला है। मुख्यमंत्री रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन करप्ट महिला है। घोटाला की है, बहुत घोटाला की है। लेकिन यह भी बात है कि उत्तर प्रदेश के भीतर दलितों के आवाज को भी उठाई है, समझ गए। इसके बाद जो आपको यहां पर तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी है, कांग्रेस में ही जब कन्फ्लिक्ट हुआ, मतलब जब टूट हुआ, तो कांग्रेस में टूट होने से ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और कांग्रेस में ही टूट होने से एनसीपी का गठन हुआ, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। कांग्रेस में जब 1998 ईस्वी में टूट हुई तो 1998 ईस्वी में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना श्रीमती ममता बनर्जी के द्वारा की गई, जो कि अभी बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री है। बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री है और काफी सादगी भरा जीवन ममता बनर्जी जीती है। ममता बनर्जी स्वयं भ्रष्ट नहीं है, लेकिन उनके जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो भ्रष्ट है, लेकिन ममता बनर्जी स्वयं भ्रष्ट नहीं है। बहुत सादा जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखती है ममता बनर्जी। इसके बाद एनसीपी है। जब कांग्रेस में 1999 ईस्वी में फूट पड़ा तो शरद पवार के द्वारा, शरद पवार जो कि महाराष्ट्र महाअघाड़ी के नेता शरद पवार एनसीपी पार्टी की स्थापना किए और उनकी बात
उनका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे या वो कुछ बोलेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, हिंदी में भी बोलेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। उनका बात जो है उन्हीं का लोग समझता है, दूसरा कोई नहीं समझता है। लेकिन देश के कद्दावर नेताओं में से उनकी गिनती होती है। और एक समय बहुत बड़े चाणक्य हुआ करते थे महाराष्ट्र की राजनीति में, शरद पवार आज भी जीवित हैं। शरद पवार के द्वारा 1999 ईस्वी में एनसीपी का गठन किया गया। और जब शरद पवार 1999 ईस्वी में एनसीपी का गठन कर रहे थे तो कोनराड संगमा ने उनका साथ दिया। एनसीपी के संस्थापक सदस्यों में शरद पवार और कोनराड संगमा का नाम आता है। लेकिन कालांतर में जाकर के एनसीपी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतलब एनसीपी में फूट पड़ी। और जब एनसीपी में फूट पड़ी तो एनसीपी में फूट पड़ने से ही एनपीपी का गठन हुआ, नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ। और नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन 2013 ईस्वी में कोनराड संगमा के द्वारा किया गया, कोनराड संगमा के द्वारा किया गया। इसके बाद आगे है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है यानी सीपीआई है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही सीपीआई का गठन किया गया था 1925 ईस्वी में। और ध्यान रहे कि सीपीआई के गठन को लेकर काफी विवाद है। कुछ बुक, कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान सीपीआई के गठन वर्ष को 1920 ईस्वी बताता है, तो वही कुछ किताब 1925 ईस्वी बताता है। तो यहां पर देखिए राहुल कुमार बख्तियारपुर, देखिए होता क्या है कि इनका क्वेश्चन ये है कि जो चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह कोई पार्टी स्वयं से लेता है या फिर चुनाव आयोग देता है। देखिए चुनाव आयोग जो है ना, राय मांगता है पार्टी से कि आप अपना चुनाव चिन्ह क्या रखना चाहते हैं। तो अब पार्टी जो है अपना देता है कि हम ये रखना चाहते हैं, इसमें से कोई एक रखना चाहते हैं। और राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिन्ह के समक्ष जो है एक से ज्यादा विकल्प रखना होता है। और राजनीतिक पार्टी चुनाव आयोग के पास जब एक से ज्यादा विकल्प रखती है तो चुनाव आयोग उस चुनाव चिन्ह को लेती है, उस पर विचार विमर्श करती है और देखती है कि यह चुनाव चिन्ह जो है अन्य किसी पार्टी का है या नहीं है। विचार विमर्श करने के बाद फाइनली जो है डिसीजन चुनाव आयोग ही लेता है कि आखिरकार किसी पार्टी का राजनीतिक चिन्ह क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें पूर्णतः चुनाव आयोग ही डिसीजन लेता है, नहीं। चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टी को कहता है कि आप क्या रखना चाहते हैं, आप हमको सुझाव दीजिए। चुनाव आयोग सुझाव लेकर के, जितना सुझाव होता है उसमें से एक जो है उस पार्टी को दे देता है कि आपका ये चुनाव चिन्ह है। ये बात होती है। अब आइएगा सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही 1925 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ, सीपीआई का गठन हुआ। कालांतर में जाकर के सीपीआई में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यानी सीपीआई में टूट हुई। और जब सीपीआई में टूट हुई तो सीपीआई में टूट होने के बाद ही सीपीएम का गठन हुआ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है यह 1964 ईस्वी में गठित हुआ था, या 1964 ईस्वी में स्थापित हुआ था, 1964 ईस्वी में स्थापित हुआ था। यही 8 राजनीतिक पार्टियां आज के डेट में भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। अब यहां पर एक चीज और आपसे पूछा जाता है कि किसी भी पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, किसी भी पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है उसकी शर्त क्या है। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का कुछ शर्त होता है, उसको आगे समझाएंगे। और साथ ही साथ राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी कुछ शर्त होता है, उसको भी आगे हम आपको समझाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहां तक जो चीजों को हमने समझाया है यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उससे आगे समझाएंगे, ठीक है।
लिखिएगा। भारत के भीतर पहली बार 1951-52 ईस्वी में, भारत के भीतर पहली बार 1951-52 ईस्वी में, भारत के भीतर पहली बार 1951-52 ईस्वी में भारत के भीतर पहली बार 1951-52 ईस्वी में लोकसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव के समय देश के भीतर, इस चुनाव के समय देश के भीतर, इस चुनाव के समय देश के भीतर इस चुनाव के समय देश के भीतर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की कुल संख्या, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की कुल संख्या, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की कुल संख्या राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की कुल संख्या 14 हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में भारत में, लेकिन वर्तमान में भारत में लेकिन वर्तमान में भारत में वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या, लेकिन वर्तमान में भारत में लेकिन वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या, लेकिन वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है, 8 है। जो निम्न है, जो निम्न है आशुतोष गुप्ता जी बाद में बता देंगे, ठीक है। जो निम्न है, 1 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डैश देकर, यह भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। यह भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। यह भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। 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 ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया, फुल स्टॉप। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया, फुल स्टॉप। इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। 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 इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, फुल स्टॉप।
वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। मल्लिकार्जुन खड़गे है। मल्लिकार्जुन खड़गे है, फुल स्टॉप। आगे हेडिंग मारिएगा, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी डैश देकर नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद 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 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ भारतीय जनसंघ की स्थापना की। फुल स्टॉप। भारतीय जनसंघ ही 1980 ईस्वी में 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 1980 ईस्वी में प्रशांत कुमार 1998 होगा 1998 क्या लिखा रे? हाथ हटाइए। भारतीय जनसंघ की स्थापना। हाँ, भारतीय जनसंघ ही 1980 ईस्वी में भारतीय जनसंघ ही 1980 ईस्वी में 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित हुआ। 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 इसके संस्थापक सदस्य इसके संस्थापक सदस्य में इसके संस्थापक सदस्यों में इसके संस्थापक सदस्यों में इसके संस्थापक सदस्यों में अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक सदस्यों में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी इत्यादि का नाम आता है।
मुरली मनोहर जोशी इत्यादि इत्यादि का नाम आता है, इत्यादि का नाम आता है। इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। कमल का फूल है। आगे, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी डैश देकर, अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित नेता, अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित नेता, अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित नेता, नेता काशीराम के द्वारा, काशीराम के द्वारा 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। 1984 ईस्वी में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। नया चैप्टर कब चालू होगा? जब से पढ़ना शुरू कीजिए सब नए चैप्टर है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको समाप्त होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, इस चैप्टर को तसल्ली से और अच्छे से पढ़िए। क्यों तसल्ली से और अच्छे से पढ़िए? ऐसे हर चैप्टर को तसल्ली से और अच्छे से पढ़ाए हैं। इस चैप्टर को विशेष करके तसल्ली से और अच्छे से इसलिए पढ़िए क्योंकि जो लोग स्वयं से पढ़ते हैं या जो लोग क्वेश्चन बैंक के अनुकूल पढ़ाई नहीं करते हैं और जो टीचर अपने आप को अपडेट करके नहीं पढ़ाता है, वो सब इस चैप्टर के विषय में बोल देते हैं कि पढ़ लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा। चुनाव आयोग को छोड़ करके बाद बाकी जो चीज पढ़ाएंगे ना, चुनाव आयोग तो हर कोई पढ़ाता है, हर कोई पढ़ लेता है। चुनाव आयोग के बाद जो अन्य चैप्टर है, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, और आज के डेट में यहां से प्रश्न आता है और कॉमन विद्यार्थी, जिसको आप लोग अपने लॉज में बेहतर विद्यार्थी मानते हैं, जिसका रिजल्ट भी हो रहा है, फाइनल नहीं हो पा रहा है, वो सब विद्यार्थी इस चैप्टर को इग्नोर करके चलता है। और जब परीक्षा के क्वेश्चन बैंक के ट्रेंड को एनालिसिस कीजिएगा तो आज के डेट में लगभग हर जीएस आधारित परीक्षा यहां से एक क्वेश्चन पूछता है। तो जो पढ़ के जाएगा वो बनाएगा, जो पढ़ के नहीं जाएगा वो नहीं बनाएगा। तो इसको आपको करके जाना है, कोई करके जाए या नहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आपको करके जाना है। हम क्या बोल रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, कहिएगा तो हम इस चैप्टर को आज और अगले क्लास में भी समाप्त कर सकते हैं। समझ गए? मतलब जो है जैसे सिर्फ महत्वपूर्ण फैक्ट बता दिए और लिखा दिए, लेकिन थोड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट के अलावा और भी कई सारे चीज है। एक कंसेप्ट आपके भीतर होनी चाहिए
और कंसेप्चुअली अगर आप चीजों को पढ़ेंगे तो चीज आपको याद रहेगा। पूरा पॉलिटी कंसेप्चुअली लेकर के हम आगे बढ़े हैं, पूरा पॉलिटी कंसेप्चुअली हम आपको पढ़ाए हैं। तो अगर आप इसी तरीका से बचे हुए चीजों को भी देखेंगे तो बेहतर होगा। सेकेंड लास्ट चैप्टर है, अब हड़बड़ाना किस बात का, लास्ट स्टेज पर तो हम लोग आ ही गए हैं। 5वां गेंद फेंका जा रहा है ओवर का, तो छठा भी फेंका ही जाएगा, समझ गए। लिखिए अब, स्थापना की गई। वर्तमान में इस पार्टी बीजेपी का अध्यक्ष जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा है बीजेपी का अध्यक्ष। नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन लाइन रिपीट करे कृति सिंह, कुछ बोलिएगा तब ना। चलिए अच्छा ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी वाला लाइन फिर से रिपीट कर देते हैं। अंबेडकरवादी नेता काशीराम के द्वारा 1984 ईस्वी में बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। अब उसको कंटिन्यू कीजिएगा। वर्तमान में इस पार्टी का कमान, वर्तमान में इस पार्टी का कमान, वर्तमान में इस पार्टी का कमान सुश्री मायावती, सुश्री मायावती, सुश्री मायावती सुश्री मायावती संभाल रही है, सुश्री मायावती संभाल रही है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। आगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। हम सिर्फ तृणमूल कांग्रेस लिखे हुए हैं, लेकिन आपको लिखना है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा। कांग्रेस में जब 1998 ईस्वी में फूट पड़ी, 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 फूट 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 मतलब नहीं समझते हैं, हे भगवान। फूट पड़ी, तब जाकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में, 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 तब जाकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह
इस पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 जोड़ा फूल है, 2 जोड़ा घास फूल है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 जोड़ा घास फूल है। हाँ, घास फूल, घास समझते हैं, ग्रास, घास, घास, घास है, कहिए ना। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह, हाँ, जानवर को खाने वाला। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह, आदमी भी घास खाता है, हाँ, तो आप लोग जैसा होगा तो खाता होगा। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 जोड़ा घास फूल है, घास फूल है। फुल स्टॉप। आगे हेडिंग मारिएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शॉर्ट में एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शॉर्ट में एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शॉर्ट में एनसीपी, शॉर्ट में एनसीपी, शॉर्ट में एनसीपी, शॉर्ट में एनसीपी। कांग्रेस में 1999 ईस्वी में जब फूट पड़ी, 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 तब जाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन, तब जाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में शरद पवार के नेतृत्व में हुआ, शरद पवार के नेतृत्व में हुआ, शरद पवार के नेतृत्व में हुआ। एगो लड़का पूछ रहा है, सर पटना का मौसम कैसा है? देखिए, आप हमको देख सकते हैं, हम हाफ शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है, तो इसी से आप पता लगा सकते हैं पटना का मौसम कैसा है, समझे? ठंडा आ गया हो? कहां कोई पहना हुआ है बस? देखिए, आप अपने पे नहीं लीजिएगा, ठीक है, प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है। देखिए, इनका रंग जो है ना थोड़ा सा ये है, मतलब गिरा हुआ है, ठीक है, तो फिर वो तो रोशनी को एब्जॉर्ब करता ना, इन पर वो थ्योरी ने काम करेगा। चलिए छोड़िए, चलिए आगे लिखिए। 6 नंबर, नेशनल पीपुल्स पार्टी। कुत्ता जैसे कोकियाइएगा। देखिए देखिए, ये सब आवाज कहां से सीखे हैं निकालना? जो सीखे हुए हमको भी सिखा दीजिए, कभी कभी बीच बीच में हम भी मार देंगे। लिखिए, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल, हाँ, इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है, घड़ी, घड़ी, इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। एनसीपी में लिख लीजिएगा, इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है, यानी तिरंगा पर जो है ना घड़ी है, तिरंगा पर घड़ी है, घड़ी सीधा लिखिए ना, समझ जाइएगा। हाँ, उत्तराखंड में तो पड़ेगा। आप पार्टी के बारे में भी लिखा दीजिएगा सर। चल, लिखा देंगे, चिंता मत कीजिए। अभी पहले राष्ट्रीय पार्टी पढ़िए ना, हो पहले राष्ट्रीय पार्टी पढ़िएगा, तब ना राज्य स्तरीय पार्टी पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय पार्टी के बाद जो है
जो कुछ पार्टियां काफी चर्चा में रह रही है उन पार्टियों से हम आपको अवगत करवा देंगे। हाँ, आम आदमी से अवगत करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। और उसका जो संयोजक अरविंद केजरीवाल है वो भी कम ना, समझ गए, छोटा मोदी है वो। इन फ्यूचर वो प्रधानमंत्री बनेगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि फेंकने उसको आता है इसलिए। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी लिखिएगा, लिखिएगा एनपीपी लिखिएगा डैश देकर, नेशनल पीपुल्स पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जब फूट पड़ी, 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 तब जाकर 2013 ईस्वी में तब जाकर 2013 ईस्वी में कोनराड संगमा के नेतृत्व में, कोनराड संगमा, कोनराड संगमा के नेतृत्व में, कोनराड संगमा के नेतृत्व में, कोनराड संगमा के नेतृत्व में नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ। कोनराड संगमा के नेतृत्व में नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ। इसका चुनाव चिन्ह इसका चुनाव चिन्ह इसका चुनाव चिन्ह इसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है, पुस्तक, पुस्तक है। थोड़ा हाथ फास्ट चलाइए भा, आप लोग हाथों ने फास्ट चलाते। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी डैश देकर, 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक सब में, इसके संस्थापक सब में काफी विवाद है, तो इतिहास जब पढ़िएगा ना तो वहां पर इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई है। इसका चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली 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 है। हंसिया और बाली है। हंसिया जो धान काटने वाला होता है उसी को हंसिया कहा जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, ये हंसिया हुआ और बाली होता है कान वाला बाली ना, गेहूं धान, समझ गए। ये सब जब खेत में लगता है, ठीक है, तो उसमें जो दाना होता है गेहूं वाला, ठीक है, गेहूं तो अभी लगा होगा। हाँ, अब लग रहा होगा है। अभी कौन महीना है? नवंबर है, नवंबर है ना जी। तो गेहूं अभी लग रहा होगा ना, गेहूं का बुआई हो रहा होगा। नहीं हो रहा है गेहूं को महाराज, ऐसे ऐसे करे तो आज के मौसम में गेहूं का बुआई नहीं होता, तब कब होता है? गेहूं का बाली होता है। ठीक है, आगे लिखिए।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। रवि कुमार जी अब गिन करके नहीं रखते हैं, बहुत लोग मिलने के लिए आता, परसों से लेकर आज तक लोग मिलने के लिए आ रहा है महाराज। अब सबको गिनेंगे क्या को आया क्या को नहीं आया, अजीब बात करते हैं आप लोग। ये पूछ रहा है बार बार कि आज दरोगा वाला कितना बच्चा आया था सर अपने अकादमी में, समझिए परसों भी आया, कल भी आया, आज भी आया। अब गिनेंगे हम बैठ करके, यही काम अब हमको रह गया है ना। अजीब अजीब क्वेश्चन करता है, एक से एक नमूना है। सीधा जान लीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में 26 को नियुक्त हुआ है, किसी में 37 को और किसी में 50 को, पटना में सबसे ज्यादा, ठीक है 200-250 पटना में नियुक्त हुआ है। तो पटना में हमको लगता है कि 15 से 20 गो संस्थान का होगा। और हर डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लिया जाए 26 गो है तो 5 से 6 गो है, अगर 36 गो है किसी डिस्ट्रिक्ट में तो वहां पर 8 से 10 गो है, और कहीं पर 50 गो है तो वहां पर 10 से 15 गो है संस्थान से जुड़ा हुआ। बस यही बोलेंगे और कुछ नहीं, आगे लिखिए आप। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जब फूट पड़ी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जब फूट पड़ी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जब फूट पड़ी, तब जाकर 1964 ईस्वी में, तब जाकर 1964 ईस्वी में, तब जाकर 1964 ईस्वी में, तब जाकर 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। इसका चुनाव चिन्ह हसिया और हथौड़ा है। इसका चुनाव चिन्ह हसिया और हथौड़ा है, हथौड़ा है। अब कहिएगा हथौड़ा क्या होता है, तो एक मूवी आया है KGF, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड। जो हीरो है, जो एक्टर है, वो जो खान में जाकर के जिस यंत्र से काम करता है उसी को हथौड़ा कहा जाता है। अब जाकर के KGF मूवी देखिए, ठीक है। चलिए अब आइए, अब यहां पर आप हेडिंग मारिएगा, राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त करने की शर्तें। राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय दल के दर्जा प्राप्त करने की शर्तें। अरे इस सब का जवाब दीजिए ना जी, इस सब का जवाब काहे नहीं दे रहे हैं, बैठ करके मुंह देख रहे हैं। अब कब बेचारा इस सब का ऑन अप्रोक्सीमेट जवाब दीजिएगा ना लगभग। राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त करने की शर्तें, चलिए सुनिएगा, देखिए आपको मुख्य तौर पर राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त करने की 3 शर्तें हैं, और उस 3 में से हर के बाद या शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला शर्त लिखा देंगे, फिर या लिखाएंगे, फिर दूसरा शर्त लिखाएंगे, फिर या लिखाएंगे, फिर तीसरा शर्त बताएंगे, फिर या लिखाएंगे, और तीसरा के बाद तो खत्म। तो जो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का 3 शर्त है, जो या लिखा रहे हैं, इसका मतलब यह होगा कि या तो पहला नंबर फुल फिल करे, या दूसरा नंबर, या तीसरा नंबर। यानी इसके कहने का मतलब यह हुआ कि तीनों में से कोई एक शर्त, तीनों में से कोई एक। और बहुत विद्यार्थी को लगता है कि तीनों शर्त फुलफिल करना, ना ऐसा ना है, बल्कि 3 शर्त बताएंगे, तीनों में से कोई एक शर्त फुलफिल करना है। तो अब
राष्ट्रीय दल के दर्जा प्राप्त करने का पहला शर्त क्या है? तो राष्ट्रीय दल के दर्जा प्राप्त करने का जो पहला शर्त है वह आपको यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेता है, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे जदयू एक राज्य स्तरीय पार्टी है। जदयू बिहार में सबसे ज्यादा सक्रिय लोकप्रिय जनाधार जदयू का है बिहार में। जदयू झारखंड में भी है, बंगाल में भी है, मेघालय में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। अब अगर मान लिया जाए कि जैसे बिहार में जदयू एक राज्य स्तरीय पार्टी है, वैसे ही जदयू झारखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बंगाल में भी राज्य स्तरीय पार्टी बन जाती है, तो फिर जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अब आपके मन में यहां पर यह प्रश्न आएगा कि किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है? किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है? तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्त के साथ साथ लगे हाथ इस बात को भी हम लोग जान लेते हैं कि राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का क्या शर्त है। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का क्या शर्त है, देखिए। तो राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जा प्राप्त करने की शर्तें, इसमें कई सारी शर्तें हैं और उन शर्तों में से कोई भी एक शर्त को फुलफिल करना है। यहां पर आपको यह नहीं समझना है कि सब शर्त को फुलफिल करना है, नहीं, कोई भी जो है एक शर्त को फुलफिल करना है, समझे, कोई भी एक शर्त को फुलफिल करना है, समझे। तो पहला क्या है? पहला यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी राज्य में लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और एक लोकसभा सीट जीतता है, तब उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। एक बार फिर से सुनिएगा, समझिएगा। अगर कोई पार्टी, अगर कोई राजनीतिक पार्टी, अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी राज्य में लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% और एक लोकसभा सीट जीतता है तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा, जैसे एग्जाम्पल भी सुन लीजिए, अगर मान लिया जाए कि पप्पू यादव की पार्टी है जाप, पप्पू यादव का नाम सुने होंगे, हाँ, वही नेता जिसका जो मन करता है वही बोल देता है, कोई लाग लपेट नहीं रखता है, जो मन में आया। देखिए, पप्पू यादव अंदर से कूटनीति करता है, कूटनीतिज्ञ है, इसी वजह से वह राजनीतिज्ञ है, राजनेता है। अगर कूटनीतिज्ञ नहीं होता तो वो राजनेता नहीं होता। राजनेता का मतलब कूटनीतिज्ञ ही होता है। लेकिन ऑन मीडिया, ऑन कैमरा सोचता नहीं है, वो जो मन में आया बोल दिया, इसलिए वो हमेशा विवाद में ही रहते हैं, हमेशा चर्चा में ही रहते हैं,
समझ गए। पप्पू यादव की पार्टी जाप है। जाप पार्टी अगर लोकसभा का चुनाव हुआ, बिहार में जाप पार्टी, बिहार में लोकसभा के चुनाव में जो टोटल मत पड़ा है उस टोटल मत में से वैध मतों का 6% प्राप्त किया और अगर एक लोकसभा सीट जीत गया, बिहार में 40 को लोकसभा सीट है, उसमें से एक लोकसभा सीट जीत गया, तो फिर पप्पू यादव की पार्टी जाप पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अभी पप्पू यादव की पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा नहीं दिया गया है। या दूसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई पार्टी, सॉरी राजनीतिक पार्टी, ठीक है बार बार पार्टी बोल दे रहे हैं, राजनीतिक पार्टी आप समझिएगा, अगर हम पार्टी शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं तो आपको क्या समझना है, राजनीतिक पार्टी। अगर कोई राजनीतिक पार्टी विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त करती है तथा 2 विधानसभा सीट जीतती है तो इस आधार पर भी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसे दिया जा सकता है। दूसरा कंडीशन, अगर पप्पू यादव की पार्टी लोकसभा के चुनाव में इसको फुलफिल नहीं कर पाया तो बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% और 2 विधानसभा सीट जीत लिया, 2 विधानसभा सीट जीत लिया, तो फिर इस आधार पर भी उसके पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। या तीसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, अगर कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 8% प्राप्त करता है तब भी उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है, तब भी उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो यह तमाम आधार है जिस आधार पर किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो अब हम लोग पुनः लौट जाते हैं राष्ट्रीय दल के दर्जा के ऊपर। तो पहला कंडीशन हमने आपको बता दिया है, अगर किसी राजनीतिक पार्टी को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो फिर उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। या दूसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा के कुल सीट के 2% सीट जीतता है और यह 2% सीट कम से कम 3 अलग अलग राज्य से होने चाहिए, 3 अलग अलग राज्य से होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तब पार्टी को राष्ट्रीय दल का, तब पर भी किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर किसी पार्टी को लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट प्राप्त होता है और यह 2% सीट 3 अलग अलग राज्य से जीतता है तो इस आधार पर भी किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। आप सभी लोग जानते होंगे, हमने आपको पढ़ाया है लोकसभा में कुल सीट वर्तमान में कितना है, 543। 45 कहां से, 43, 543, 543 का 2% निकालिए, 2 जीरो है, 5.43 यानी 5.5 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 11 ना आएगा जी, 11। यानी अगर किसी राजनीतिक पार्टी को लोकसभा के 543 सीट में से 11 सीट प्राप्त होता है और ये 11 सीट 3 अलग अलग राज्य से होने चाहिए। ये 11 सीट में मान लिया जाए 2 गो बिहार से है, 5 गो यूपी से है और 4 गो वेस्ट बंगाल से।
अगर ऐसा है तब दिया जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तब नहीं दिया जाएगा। और यहां पर संख्या कुछ भी हो सकता है, ये तो हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाए हैं। अब ये नहीं समझ जाइएगा कि 2 होना चाहिए बिहार में, और यूपी में 5 होना चाहिए, और बंगाल में 4 होना चाहिए। नहीं, यहां पर हो सकता है 5 भी हो जाए, यहां पर 4 हो जाए, यहां पर 2 हो जाए, या यहां पर 5 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, यहां पर 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को और भी बेहतर तरीका से आप समझिए। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जदयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसके अध्यक्ष ललन सिंह हैं और सर्वे सर्वा नीतीश जी हैं, समझ गए। तो कल जो है नीतीश जी नियुक्ति पत्र बांटे हैं 10,459 लोगों को, जिसमें 8200 समथिंग सिपाही है, और हाँ ठीक है, वो 8415 सीट नहीं भरा था, 8200 समथिंग सीट ही भरा था, समझ गए, खाली रह गया था कुछ सीट, समझे। तो भाषण दे रहे थे नीतीश जी, भाषण सुने थे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का भाषण सुनना चाहिए, कैसनो प्रधानमंत्री हो, समझ गए, कैसनो मुख्यमंत्री हो, सुनना चाहिए भाषण, क्योंकि हमारे नीति निर्धारक हैं। तो हम तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का भाषण सुनते हैं, मोदी जी का भाषण, नीतीश जी का भाषण सुनते हैं, दूसरे का सुने या ना सुने। तो कल भाषण के दौरान जो है जिक्र कर रहे थे कि जो है सीट काफी मात्रा में खाली है, 44,000 बोलना चाहिए, वहां पर 44 लाख बोल दिए। ठीक है, तो 44,000 बोलना चाहिए, 44 लाख बोल दिए। तो 44,000 सीट खाली है, लेकिन 44,000 सीट खाली 2010 के आंकड़ों के अनुसार खाली है। अब तो जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, बिहार के लोग तो जनसंख्या बढ़ाने में आगे आइए। तो जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, तो अब और भी ज्यादा पद जो है सृजित होगा। तो आपको बिहार पुलिस का वैकेंसी, बिहार दरोगा का वैकेंसी आना है, आएगा। सरकार बार बार रोजगार की बात करता है, तो आना चाहिए बिहार के भीतर। और नीतीश जी का सपना है केंद्र की राजनीति में जाना, तो वैकेंसी तो आएगा ही बिहार में। 2023 में बम्पर वैकेंसी रहेगा बिहार में, समझ गए, लाखों की संख्या में वैकेंसी रहेगा। कुछ पुलिस में, कुछ दरोगा में, कुछ स्वास्थ्य विभाग में, कुछ और विभाग में, कृषि विभाग में, हर विभाग में। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और नीतीश जी जो है एक बिहार मॉडल लाना चाहते हैं 2024 के चुनाव के लिए। जैसे हमारे मोदी जी 2014 के चुनाव से पहले गुजरात मॉडल लाए थे, और गुजरात मॉडल क्या है? कुछ नहीं है। तो वही गुजरात मॉडल कह करके, अब देश का लोग तो गुजरात घूमने के लिए नहीं ना गया कि गुजरात मॉडल ई है कि कुछ ना है, समझे। तो वैसे ही नीतीश जी जो है एक बिहार मॉडल लाना चाहते हैं, और उस बिहार मॉडल के तर्ज पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ करके केंद्र की राजनीति में सबसे बड़े पद पर बैठने की मंशा है इनकी। अब इसमें कितना सफल हो पाते हैं तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इसलिए 2022 जा रहा है, 2023 में भारी संख्या में बिहार के भीतर नियुक्ति होने जा रही है अलग अलग विभाग में, और इसलिए आप अपना कमर कस लीजिए। फिर 2024 के बाद 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो 2024 में भी वैकेंसी बिहार में रहेगा, और 2025 के बाद फिर सुखाड़ उत्पन्न होगा बिहार में, फिर वैकेंसी नहीं आएगा। तो ये जो 2 साल है 2023 और 24 गोल्डन पीरियड है आप जैसे लोगों के लिए। एकदम कमर कस लीजिए, जो भी आपका लक्ष्य है अपने जीवन में। और लोकसभा का भी चुनाव, केंद्र सरकार भी वैकेंसी देगी 2023 में, ताकि लोगों को याद रहे, ताकि मतदान करने वक्त जाए तो कमल पे बटन दबाए, समझ गए। तो इसलिए 2023-24 काफी शानदार वर्ष रहने वाला है बेरोजगारों के लिए। तो पढ़िए मन से,
और कल जो है बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए थे, सब एक बात कॉमनली बोल रहा था, डेली टेस्ट सीरीज काफी फायदेमंद है। ऐसे तो हर चीज फायदेमंद है, डेली टेस्ट सीरीज आप दीजिए। अगर आपका कम से कम 2 सब्जेक्ट पूरा हो गया है, अगर आपका कम से कम 2 सब्जेक्ट पूरा हो गया है ना, तब आप डेली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आपका कोई सब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ है तब मत ज्वाइन कीजिए, समझ गए। कुछ नॉलेज आपके भीतर होना चाहिए, ऐसे ही हम लोगों का क्वेश्चन टफ होता है, समझ गए, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब आइए समझिए, जदयू का एग्जांपल दे रहे थे। जदयू को लोकसभा में 16 सीट है, लेकिन फिर भी जदयू को राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय दल का दर्जा इसलिए नहीं दिया गया है कि जदयू को सिर्फ और सिर्फ बिहार में 16 सीट प्राप्त है, बिहार में सिर्फ और सिर्फ 16 सीट प्राप्त है, अन्य किसी राज्य में प्राप्त नहीं है। अगर मान लिया जाए कि बिहार में 14 गो होता, एगो उत्तर प्रदेश, एगो बंगाल में हो जाता, तब पर भी दे दिया जाता। लेकिन जो है आपको ऐसा है नहीं, जिस वजह से जदयू को नहीं दिया जा रहा है। तो 2% सीट, लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट, और वो 2% सीट जो है 3 अलग अलग राज्य से होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद या जो तीसरा शर्त है, तीसरा शर्त यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वेद मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा 4 लोकसभा सीट जीतता है, और यह 4 लोकसभा सीट एक राज्य या एक से अधिक राज्य, एक राज्य में भी है तो दिया जा सकता है, या एक से अधिक राज्य में भी है फिर भी दिया जा सकता है। इसको बढ़िया से समझिएगा। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव पूरे देश के भीतर एक साथ होता है। अगर लोकसभा का चुनाव पूरे देश के भीतर हुआ तो लोकसभा के चुनाव में अगर कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वेद मतों का 6% सीट और 4 लोकसभा सीट जीतता है, और वो 4 लोकसभा सीट एक राज्य से भी जीत सकता है या एक से अधिक राज्य से भी जीत सकता है, तब भी उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और एक बार राजद को कुछ समय के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ था, वो इसी आधार पर प्राप्त हुआ था, इसी आधार पर जो है आपको राजद को कुछ समय के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में जाकर जो है राजद इस कंडीशन को फुलफिल करने में असफल हो गया, और जब असफल हो गया तत्पश्चात जो है राजद से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया गया, समझ गए। तो ये चीज है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहां पर हमने आपके साथ चर्चा यह की है कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है, और किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा जो है किस आधार पर दिया जाता है, ये दोनों बात की चर्चा हम आपके साथ किए हैं। तो अब नीचे से नोट डाउन करना प्रारंभ कर दीजिए। रोशन कुमार बख्तियारपुर, आपका क्या होगा? आपका भी सब चीज हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। कृति सिंह, रॉन्ग इंफॉर्मेशन भर के परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है, परीक्षा देने में क्या दिक्कत है। और ध्यान दीजिएगा, आपका जो जीवन में लक्ष्य है ना, अगर फॉर्म आया है ना, तो रॉन्ग यानी अगर आप एग्जैक्ट सब चीज नहीं दे सकते हैं तो गलत इंफॉर्मेशन दे करके जो है आराम से फॉर्म भर के परीक्षा दीजिए। परीक्षा देना अच्छी बात है, परीक्षा से आपको अनुभव प्राप्त होता है, इसमें डरिएगा नहीं कि गलत इंफॉर्मेशन दे के फॉर्म भरेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब पहले पूछ लीजिएगा कौन फॉर्म आया है, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले अगर गलत इंफॉर्मेशन देकर फॉर्म भरना है तो एक बार हमसे पूछ लीजिएगा, उसके बाद भरिएगा। अभी नहीं कि ऐसे ये भर दीजिएगा तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ कुछ दिक्कत हो जाता है, ठीक है। चलिए
और एगो बात बताते हैं कि जो है कभी भी जो है ना, बहुत बच्चा को हम देखते हैं स्कॉलिंग करता है। स्कॉलिंग करता है मतलब किसी दूसरे के सीट पे बैठता है। और हम अपने जीवन में लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग को देखे हैं कि जो विद्यार्थी स्कॉलिंग करता है ना, दूसरे का रिजल्ट हो जाता है, लेकिन फाइनल दूसरे का रिजल्ट वो दे देता है, लेकिन स्वयं का नहीं हो पाता है। ठीक है, स्वयं का इसलिए नहीं हो पाता, ऊपर वाला देख रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, इसलिए जो है आपको नहीं देता है वास्तविक फल। समझे? तो गलत कभी भी मत कीजिएगा, किसी भी सेक्टर में गलत कभी नहीं कीजिएगा। देखिए, सत्य का जो मार्ग होता है ना, सत्य का मार्ग कटीला मार्ग होता है, कांटा भरा मार्ग होता है, लेकिन बड़ी मजेदार मार्ग होता है। सत्य के मार्ग पर अगर आप चलिएगा ना, सुकून का नींद ले पाइएगा और इंटरनल खुशी रहेगा। समझिएगा, आंतरिक खुशी आपके भीतर रहेगा। और गलत झूठ फ्रेब करके अगर आप पैसा कमाइएगा तो उसमें पैसा तो बहुत है, लेकिन सुकून भरा नींद आपको नहीं आएगा। तरक्की जल्दी हो जाएगा, लेकिन इंटरनल खुशी आपके भीतर नहीं होगा। हमेशा बेचैनी रहेगा कि गलत करके पैसा कमा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन ईमानदारी, खून पसीना के कमाई पर मस्ती से जीवन जिएगा। और एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन अगर आप सत्य बोलते हैं तो उसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत जो है नहीं होती है। और एक बात और बोलेंगे, हाल फिलहाल में एक कोई घटना हुआ है, उस घटना पर हम बढ़िया से देखे नहीं है। कोई एक मुस्लिम लड़का था और हिंदू लड़की, जो भी है, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। तो लड़का लड़की का अपना अफेयर था। तो लड़का जो है, अब जो भी विवाद हुआ होगा, कुछ ना कुछ विवाद तो निश्चित तौर पर हुआ होगा। तो आपको जो है, लड़का अपनी प्रेमिका को 35 टुकड़ा में काटा और फ्रीज में रखा, और जो है आपको यानी उसके एक एक टुकड़ा को जो है अलग अलग दिन अलग अलग जगह पर जाकर के फेंकता था। समझ गए? तो ये घटना है। तो इस घटना से जो है आप लोग सीख लीजिए। जो हमारे आसपास घटना घटित होता है हमारे देश के भीतर, उससे आपको सीख निश्चित तौर पर लेनी चाहिए। देखिए, ये जो प्रेम, इश्क, मोहब्बत, प्यार है, ये सब कुछ नहीं है। समझ गए? दुनिया का सबसे फालतू चीज है। दुनिया में इससे ज्यादा फालतू कुछ हो ही नहीं सकता है। और आज का जो युग है ना, कलयुग है। ये सतयुग नहीं है, या द्वापर या त्रेता युग नहीं है कि उसमें सच्चाई था। कलयुग में 100% सच्चाई, द्वापर में 50%, त्रेता युग में 25%, कलयुग में 0% सच्चाई। समझ गए? और लोग जो है ना, एक दूसरे का यूज करता है। लड़का लड़की का, लड़की लड़का का यूज करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो स्पेशली किसी के भी पर्सनल मामला में अरंगा नहीं बनना चाहिए। लेकिन इससे आप सीखिए, इससे आप सीखिए कि फाइनली जो है, अगर आप इस चक्कर में पड़ते हैं तो फाइनली क्या होता है, आपका जीवन बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता है। और हम लोग जो है महीना 2 महीना, घंटा 2 घंटा, साल 2 साल के प्रेमी या प्रेमिका के चक्कर में अपने माता और पिता के हर चीज को भूल जाते हैं। जो माता और पिता आपको जन्म दिया, कोख में आपको, आपकी मां आपको कोख में 9 महीना तक जो है रखी, और फिर अपना खून पिलाई है वो आपको, उसको आप धोखा दे देते हैं। यानी इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में, और उसके विषय में आप 1 मिनट भी नहीं सोच पाते हैं। तो अगर आप इन चक्करों में रहते हैं, इन चक्करों में पड़ते हैं, तो एक बार अपने माता पिता के विषय में सोच लीजिए
कि 9 महीना आपने कोख में रख करके फिर आपका पालन पोषण की, आपको हर चीज सिखाई, आपको बोलने के लिए सिखाई, आपको चलने के लिए सिखाई, आपको इतना आगे बढ़ाई, और आप लगभग 20 बरस 25 बरस उसके तपस्या को धोखा देकर के साल 2 साल की तरफ आप जा रहे हैं, तो आप खुद समझिए कि किसका पल्ला भारी रहेगा। 20-25 साल के प्यार का पल्ला भारी होना चाहिए, या साल 2 साल चंद घंटा चंद महीना का प्यार का पल्ला भारी होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, माता पिता का पल्ला भारी रहेगा, लेकिन हम लोग अपने खुशी के लिए, अपने शारीरिक खुशी के लिए जो है कुछ भी कर गुजरते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये एकदम सरासर गलत है। और साथ ही साथ यहां पर एक बात और भी हम आपको कहना चाहेंगे कि देखिए, हर धर्म का अपना अलग रीति रिवाज होता है। हिंदू धर्म का अपना अलग रीति रिवाज है, इस्लाम धर्म का अपना अलग रीति रिवाज है। अगर आप हिंदू है, मुसलमान से शादी करते हैं, तो उसमें ढलने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो प्रयास आपका यह रहना चाहिए कि कम से कम अपनी जाति में नहीं तो अपने धर्म में जरूर शादी कीजिए। समझ गए? इन चीजों से एक बार फिर हम आपको बोलेंगे, इन चीजों से कुछ नहीं होता है, और जिन चीजों से कुछ नहीं होता है वहीं पर हम लोग जो है पूरा अपना समर्पण लगा देते हैं। तो अगर आपको जीवन में कुछ करना है, सफल होना है, तो किताब कॉपी के ऊपर पूर्णतः समर्पित हो जाइए, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। लिखिए 1 नंबर में, 1 नंबर में, अगर किसी राजनीतिक पार्टी अगर किसी राजनीतिक पार्टी अगर किसी राजनीतिक पार्टी को 4 राज्यों में अगर किसी राजनीतिक पार्टी को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। 2 नंबर में, अगर कोई पार्टी या लिख दीजिए, हां या लिख दीजिए, या 2 नंबर में, अगर कोई पार्टी लोकसभा के कुल सीट का 2% प्राप्त करता है, अगर कोई पार्टी लोकसभा के कुल सीट का 2% प्राप्त करता है, अगर कोई पार्टी लोकसभा के कुल सीट का 2% प्राप्त करता है, तथा तीन अलग अलग राज्यों से प्राप्त करता है, या आगे या 3 नंबर में, 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 अगर कोई पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, अगर कोई पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में
अगर कोई पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वेद मतों का कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वेद मतों का 6% मत प्राप्त करता है, कुल पड़े वेद मतों का 6% मत प्राप्त करता है, कुल पड़े वेद मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा 4 लोकसभा सीट तथा 4 लोकसभा सीट एक या एक से अधिक राज्यों से प्राप्त करता है तथा 4 लोकसभा सीट एक या एक से अधिक राज्यों से प्राप्त करता है। एक या एक से अधिक राज्यों से प्राप्त करता है। अब आगे हेडिंग मारिए, राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जा प्राप्त करने की शर्तें। आगे हेडिंग मारिएगा, राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जा प्राप्त करने की शर्तें। राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जा प्राप्त करने की शर्तें। राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जा प्राप्त करने की शर्तें। राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जा प्राप्त करने की शर्तें। राज्य स्तरीय पार्टी के दर्जा प्राप्त करने की शर्तें। 1 नंबर में 1 नंबर में 1 नंबर में अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी राज्य में अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी राज्य में अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी राज्य में लोकसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वेद मतों का 6% प्राप्त करता है, कुल पड़े वेद मतों का 6% प्राप्त करता है, कुल पड़े वेद मतों का 6% प्राप्त करता है तथा कुल पड़े वेद मतों का 6% प्राप्त करता है तथा 1 लोकसभा सीट जीतता है तथा 1 लोकसभा सीट जीतता है तथा 1 लोकसभा सीट जीतता है या दूसरा नंबर में अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वेद मतों का 6% प्राप्त करता है कुल पड़े वेद मतों का 6% प्राप्त करता है तथा 2 विधानसभा सीट जीतता है तथा 2 विधानसभा सीट जीतता है
तथा 2 विधानसभा सीट जीतता है, या तीसरा नंबर में अगर कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में अगर कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में अगर कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 8% प्राप्त करता है, कुल पड़े वैध मतों का 8% प्राप्त करता है, कुल पड़े वैध मतों का 8% प्राप्त करता है, कुल पड़े वैध मतों का 8% प्राप्त करता है, कुल पड़े वैध मतों का 8% प्राप्त करता है, कुल पड़े वैध मतों का 8% प्राप्त करता है। फुल स्टॉप। चलिए अब आइए तो एक बार याद करते हैं, पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ? जब पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था तो राष्ट्रीय दलों की संख्या, वर्तमान में कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? भाजपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, एनपीपी, सीपीआई 1925, सीपीआई 1900, सीपीएम किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? चुनाव। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? चुनाव आयोग। ठीक है, पहला शर्त क्या है? कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी? लोकसभा की कुल सीट का कितना प्रतिशत? और 2% सीट कितने राज्यों? और लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम कितने राज्यों में वैध मतों का 6%? कितने राज्यों में कितना वैध मतों का कितना प्रतिशत? और कितना लोकसभा सीट? यह 1 या 1 से अधिक राज्य। आगे, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को किसी राज्य के लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का कितना प्रतिशत और कितना लोकसभा से? अब विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का और कितना विधानसभा से, और लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का कितना? कोई सीट नहीं। बात क्लियर है? चलिए आज इतना ही, इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का, हमको भी थोड़ा सा निकलने दीजिएगा।